हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा ज्योमेट्री चैप्टर है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप फिर आसानी से कर लोगे। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा मुश्किल सा चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ज्योमेट्री वैसे भी मैथमेटिक्स का इजीएस्ट ब्रांच होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को बना लेंगे। बेटा, अगर आपने मेरे और वीडियो चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उनको देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको समझाने की। इसमें सबसे पहला नंबर आता है पॉइंट का। भाई, यूक्लिड की ज्योमेट्री में जो पॉइंट की डेफिनेशन है वो क्या है? अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है? जिसमें कोई पार्ट नहीं होता। देखो क्या करते हैं, एक पेन पकड़ा आपने और आपने एक ऐसे लगा दिया, देखो बहुत छोटा सा बिल्कुल एकदम पॉइंट, जो बहुत ही वैसे देखा जाए विच कवर माइन्यूट एरिया, वैसे देखें तो देखा जाए जो बहुत ही कम एरिया को कवर करता हो इसके। और यहाँ पर जो डेफिनेशन इसकी दी गई है, अब पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ये देखो, ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो ये मैं पॉइंट बना रहा हूं, देखो ये बहुत सारे पॉइंट मैंने बना दिए। इसको पॉइंट नहीं बोलते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये बहुत एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है? वो एक ऐसा वो है जिसमें कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात? इस ऐसे टाइप के उनको पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप ये वाला पॉइंट बनाया आपने, उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट बनाया उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह के जो पॉइंट्स बनते हैं उनको, जो बहुत ही कम एरिया को कवर करते हो, मतलब जिसमें कोई पार्ट ना होता हो, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा होता है लाइन। लाइन क्या होती है जी? लाइन ये है, देखो अगर कोई एक ऐसी लाइन आपने ड्रॉ कर दी और बोला अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, जिसमें ब्रेथ नहीं होती है। अगर ऐसे टाइप की बनाओगे जिसमें ब्रेथ नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन। जैसे आपने ए बी कोई बना दी, ब्रेथलेस है। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं, बहुत डार्क बना देते हैं, कई बार घुमा करके, इसमें ब्रेथ आ जाती है। अगर इसमें ब्रेथ आ गई तो ये लाइन नहीं होती। फिर बात समझ में आ रही है आपको? जिसमें जो ब्रेथलेस हो, जिसमें ब्रेथ ना हो, ब्रेथ जानते हो ना, विड्थ जिसको बोलते हैं। अगर किसी भी कोई भी ऐसी टाइप की लाइन है जिसमें ब्रेथ ना हो, तो इसके ब्रेथलेस कोई लेंथ अगर लाइन बनी है तो इस लाइन को आप जो है, इस लेंथ को आप लाइन बोलते हो। ऐसे टाइप की कोई लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। और ये लाइन फिर बोलता है अगला वाला, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। इसका जो एंड होता है ना लाइन का, किसी भी लाइन का एंड है, देखो यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, इसका एंड जो है पॉइंट, इसके एंड में पॉइंट्स होते हैं, बोल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का एक तरफ का एंड यहां होगा और एक एंड यहां होगा। इसका ना, इसमें क्या हुआ, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो इसके एंड होते हैं लाइन के, वो क्या होते हैं बेटा? पॉइंट। अभी पॉइंट की बात करें ना, जो बहुत ही माइन्यूट एरिया को कवर करता हो, विच हैव नो पार्ट। समझ में आ रहा है आपको? आप कर लोगे, ये बात भी समझ में आ जाएगी आपको। अगला होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक ऐसी, यही इसी टाइप की है। ये देखो एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में ये जो एक पॉइंट एक्स आपने ले लिया, एक पॉइंट आपने वाई बोल दिया, ये बोल रहा है इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। जो पॉइंट होते हैं वो इसी में होते हैं, बोल रहा है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसके इसी के पॉइंटों के बीच में ये पार्ट जो होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगली डेफिनेशन आती है सरफेस की। सरफेस क्या होता है भाई? अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जैसे मेरा आपको बोर्ड दिखा होगा, इस बोर्ड में ये देखो, आगे वाला पार्ट हमारा लेंथ है, ये वाला पार्ट हमारा ब्रेथ है, ये वाला पार्ट हमारा लेंथ है, ये वाला पार्ट हमारा ब्रेथ है। तो सरफेस क्या होता है? सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक ऐसा पार्ट जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। आप जिस टेबल पर बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, वो भी कैसा है बेटा? सरफेस है। आप जिस मोबाइल को देख रहे हो, वो मोबाइल क्या है? सरफेस है, क्योंकि उसमें भी वो लेंथ और ब्रेथ का पार्ट है। समझ में आ रहा है? उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, इसको आप सरफेस बोलते हैं। जो आपको दिखाया ना, लेंथ भी है और ब्रेथ भी, उससे बना हुआ जो पोर्शन ये रहता है, ये आपका सरफेस है। आपके टेबल का टॉप सरफेस है, आपके मोबाइल का फ्रंट पोर्शन सरफेस है। तो सरफेस की बात कर रहा है। फिर अगला बोलता है द एज ऑफ द सरफेस आर लाइन। एज का मतलब इनको एज बोलते हैं। ये एज है, ये एक एज है, ये एज है, ये एज है। इसकी जो एज होती है वो कैसी दिख रही है बेटा? लाइन दिख रही है। ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक है लाइन, यहां से लेकर के यहां तक लाइन, यहां से लेकर के यहां तक लाइन। ये देखो लाइन। इसकी सरफेस क्या होती है? इसके जो एज होते हैं वो क्या होते हैं? एज ऑफ द सरफेस हमेशा लाइन होते हैं। सरफेस के एज क्या होते हैं बेटा? लाइन होते हैं। फिर बोला प्लेन सरफेस। A plane surface is the surface which lie
इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। जो सरफेस क्या होता है, बोल रहा है जो है प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जो ये जो लाइनों से कवर होकर के जो रीजन बना होता है, इस रीजन को हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपको नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से मिल करके जो रीजन बना होता है, ये रीजन को हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? कोई कंफ्यूजन अभी? एकदम क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्जेम। ऑक्जेम क्या होते हैं भाई? यूक्लिड ने कुछ ऑक्जेम दिए थे। ऑक्जेम क्या होता है? ऑक्जेम ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको प्रूव करने की किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपको बोल दूं, सन इज राइज फ्रॉम ईस्ट। सन कहां से भाई? सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। एंड सेट ऑन वेस्ट, और कहां डूबता है बेटा? वेस्ट में डूबता है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई इसके प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि भाई आप कोई बोले नहीं, ये कैसे बोलोगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। सन हमेशा कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। तो इसका मतलब इसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ऐसी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, उनको बोला जाता है ऑक्जेम। यूक्लिड ने 7 ऑक्जेम दिए और 5 पोस्टुलेट दिए। इन 7 ऑक्जेम में फर्स्ट ऑक्जेम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। इंग्लिश में लिखे हुए स्टेटमेंट को देखने से तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको समझे थोड़ा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू, आपके पास आपने बोल दिया a के इक्वल है x, ऐसे ही y इज इक्वल टू भी a के इक्वल है। देखो x भी a के इक्वल, y भी a के इक्वल। इसको समझो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। कुछ ऐसे थिंग्स है जो सेम थिंग के इक्वल है। देखो ये भी a है, ये भी a है, x भी a के इक्वल है, y भी a के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी? बोल रहा है इक्वल होगी। आप पढ़ो जरा इस स्टेटमेंट को, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। जो थिंग सेम थिंग के इक्वल होंगे वो थिंग भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे x a के इक्वल है, y a के इक्वल है, तो x और y भी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। आप समझ रहे हो ना? जो थिंग्स इक्वल थिंग्स के इक्वल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? और कई बार आप ऐसा भी देखते हो, x इज इक्वल टू आपने बोला 5 है, y इज इक्वल टू भी 5 है। भाई x भी 5 है, y भी 5 है। ऐसी कंडीशन में क्या मतलब हुआ इसका? इसमें x और y की वैल्यू आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। अगर थिंग्स इक्वल के इक्वल हो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो थिंग्स सेम थिंग के इक्वल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। दो थिंग्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना? वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आप समझ करके करना है, इसको रटना नहीं है, समझ करके करिए। फिर बोल रहा है इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स। अगर माना कहीं पर, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, दो एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, एक है ब्रदर, एक है सिस्टर, ब्रदर और दूसरी है सिस्टर। ये दोनों के पास माना आपने बोला 100 रुपीज है, इसके पास भी रुपीज 100 है और इसके पास भी रुपीज 100 है। भाई ब्रदर के पास भी 100 रुपीज है, सिस्टर के पास भी 100 रुपीज है। इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स, ये पहले से इक्वल है, 100 ए भी 100 ए भी है तो इक्वल है। अगर इक्वल इसमें ऐड कर दिया जाए, माना आपकी मौसी आपके घर आई और आप उन्होंने जो है आपको 50 रुपीज दे दिया। मौसी ने आपको 50 रुपीज दे दिया, बोला बेटा चॉकलेट खा लो, ये 50 रुपीज आपको इन्होंने भी यहाँ भी 50 रुपीज दे दिया। अब देखो रुपीज को मैं ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो यूनिटें सेम हो जाएगी ना, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। अगर मैं उसमें सेम थिंग को ऐड कर दूं, 50 में 50 क्या है बेटा? सेम है। अगर सेम थिंग को ऐड कर दूं तब भी तो इसका आंसर सेम आएगा। जरा देखो, इसको सॉल्व करने पर ये 150 आ रहा है और इसको सॉल्व करें ये भी 150 आ रहा है, और अभी भी ये दोनों आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। आप बात समझ रहे हो? इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स। कुछ थिंग्स पहले से इक्वल थी, 100 पहले से इक्वल था, मैंने उसमें 50 ऐड कर दिया, इसमें भी 50 इसमें भी ऐड कर दिया, इक्वल ऐड कर दिया। अगर मैं इक्वल थिंग में इक्वल ऐड कर दूंगा तब भी वो क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। आप समझो लैंग्वेज को। इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? और थर्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं, इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर्स आर इक्वल। अभी आपसे बात हो रही थी, एक ब्रदर के पास रुपीज 100 थे और सिस्टर के पास भी रुपीज 100 है, ये आपस में इक्वल है। ये ब्रदर है और ये सिस्टर के पास मनी है। समझ रहे हो आप? ब्रदर और सिस्टर का जो अमाउंट है 100 रुपीज, इसके पास भी 100 रुपीज, इसके पास भी है, ठीक है, दोनों का सेम है।
ये इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इस इक्वल में से इक्वल थिंग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना भैया? रुपीज। माना इसने 20 रुपीज की कोई चॉकलेट खरीद ली, इसने भी खरीदी, और 20 रुपीज में चॉकलेट इसने भी खरीद ली बेटा। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इक्वल, ये इक्वल थे, उसमें से इक्वल थिंग मैंने माइनस कर दिया। जब माइनस करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास 80 इसका भी आएगा और 80 इसका भी आएगा, और ये दोनों 80 आ रहा है और आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल थिंग्स में से इक्वल थिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो ये रिमाइंडर आता है ना, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर भी आपस में क्या होगा बोल रहा है? इक्वल होगा। आप बात समझ रहे हो ना? इक्वल थिंग्स में से इक्वल थिंग को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उनका रिमाइंडर भी इक्वल होगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 3 बोला जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट नंबर 4 बोल रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, एक दूसरा सर्किल है इसका रेडियस भी 5 ही सेंटीमीटर का अगर होता, ये रेडियस, इसका सेंटर पॉइंट O और इसका सेंटर पॉइंट O डैश, ये दो सर्किल है, एक दूसरे के रेडियस में बिल्कुल सेम है। अगर इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कोइंसाइड कर देंगे। इसका मतलब कंप्लीटली कवर कर देंगे। जैसे आप देखो मैथमेटिक्स में, आप अपनी बुक का ये देखो पेज देखो, जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, ये वाला पेज और इसके बगल में जो ये वाला पेज है, ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं बेटा? कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोइंसाइड करने का मतलब समझते ना? जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देते हैं वो जो है कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो थिंग्स कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये थिंग को कोइंसाइड कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ऐसे आप एक स्क्वायर को देख लो, ये एक स्क्वायर है जिसकी मेजरमेंट अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर होता, ये भी 4 सेंटीमीटर होता और ये भी 4 सेंटीमीटर होता। ये ABCD स्क्वायर है। एक स्क्वायर आप इसके बगल में और बना लेते हैं सेम मेजरमेंट का, ये भी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का है, ये भी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर। इसका नेम मैं बदल देता हूं, PQRS लिख देता हूं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एक दूसरे को अगर कोइंसाइड कर देते हैं, अगर सेम मेजरमेंट के होंगे तो क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर ये कोइंसाइड करते हैं तो ये आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। इसका ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर आपस में इक्वल होगा। आप मेरी बात समझ लो? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब जो फिगर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं वो इक्वल होते हैं। आपके दोनों हैंड आप देखो, इनको अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो ये कंप्लीटली कवर कर देते हैं। आप देख लो इसको, ये कंप्लीटली कवर करते हैं। इसका ये आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। आप समझ लो ना मेरी बात? जो एक दूसरे को कंप्लीटली कोइंसाइड कर देते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। देखते हैं बेटा पोस्टुलेट नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो एक मिनट, एक चीज समझो। ये कोई सर्कल है, इस सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो इसका इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। दिस होल सर्कल इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल पार्ट। बात समझ में आ रही है? ये पूरा सर्कल इस वाले स्मॉल पार्ट से ग्रेटर होगा। अरे आप सीधी भाषा में आप समझो, आपके एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका एक पेज को अगर आप कंपेयर करो अपनी होल बुक के साथ तो मुझे लगता है होल बुक इज ग्रेटर देन दैट पेज। समझ में आ रहा है? उस वाले सिंगल पेज से पूरी बुक क्या है बेटा? ग्रेटर है। बात समझ में आ रही है? द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको ध्यान रखना है। फिर बोला थिंग्स which are double of same things are equal to one another। जैसे अगर आपके पास, वही बात फिर समझाता हूं आपको, ₹100 आपके पास था और दूसरे के पास भी ₹100 है, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। ये थिंग्स विच आर सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ये सेम थिंग है, इनका डबल अगर कर दूं मैं, इसका डबल कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ₹100 को और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ₹100 को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में जो इनका प्रोडक्ट आएगा, जरा चेक करते हैं इनका प्रोडक्ट कितना आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये ₹200 हो जाएगा और उस वाले को देखेंगे तो वो भी ₹200 हो जाएगा। और अभी भी ये दोनों आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। आपसे यही तो बोल रहा है वो
अगर इक्वल थिंग्स को डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी वो इक्वल ही आएंगे। उनका जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। देखो क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। अगर सेम थिंग का डबल कर दें तो दो थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल, उसके बाद भी वो थिंग्स इक्वल होंगे, ऐसा बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? सेम ऐसा ये भी बोला 7 वाले में। अगर देखो आप, अगर आपके पास फिर से ₹100 इसके पास भी थे और इसके पास भी ₹100 है, जो कि आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स, ये सेम थिंग्स का अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ₹100 और हाफ मल्टीप्लाइड बाय ₹100। अब इसको सॉल्व करके देखो आप कितना आ रहा है। देखो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 50 आएगा, तो ये भी ₹50 आ रहा है और यहाँ भी ₹50 आ रहा है। तो अभी भी ये क्या है बेटा, आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका इक्वल थिंग जो होते हैं उनका अगर हाफ कर दिया जाए तो वो भी आपस में, उनका जो हाफ करने के बाद जो वैल्यू आती है वो भी आपस में क्या होती है बोल रहा है, सेम आती है बोल रहा है। समझ में आ रहा है? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर थिंग्स का हाफ कर दें तो उसके बाद भी वो आपस में एक दूसरे के इक्वल ही आते हैं। समझ आ रहा है बेटा? ये 7 हमारे पास ऑक्जेम है। 7 ऑक्जेम आप लर्न कर लेना, क्योंकि इनका हमें क्वेश्चनों के बीच में यूज करना होगा। आपसे बोलेगा कौन सा ऑक्जेम इसमें लग रहा है, तो वो ऑक्जेम आपको लिखना है, इसलिए आपको स्टेटमेंट के साथ लर्न करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ऑक्जेम तो आपने करे थे 7 ऑक्जेम थे और 5 पोस्टुलेट होते हैं। उनका पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट आपके पास यहां कहीं पर है, एक पॉइंट आपने यहां कहीं बना दिया है। ये 2 पॉइंटों से ये बोल रहा है कि केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। करके देखते हैं बेटा। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट बी है। अगर हम चेक करें भाई कितनी लाइनें ए और बी पॉइंट से पास हो सकती हैं, अगर हम ड्रॉ करें तो देखो ये लाइन ए से तो जा रही है, बी से नहीं जा रही है। फिर देखते हैं, ये लाइन है ए से जा रही है लेकिन बी से नहीं जा रही है। देखो ये लाइन है ए से जा रही है लेकिन बी से नहीं जा रही है। ऐसे बी का भी चेक करते हैं। कोई लाइन ऐसी आ रही है जो बी से तो जा रही है लेकिन ए पॉइंट से नहीं जा रही है, बी से जा रही है लेकिन ए पॉइंट से नहीं जा रही है। ये देखते हैं, एक लाइन ये है, इसको देखते हैं, ये भी ए से नहीं गई, बी से तो जा रही है लेकिन ए से नहीं जा रही है। ऐसे और चेक करके देख लो आप। ये देखो लाइन, ये बी से जा रही है, ए से नहीं जा रही है। और एक कोशिश करते हैं, देखो एक लाइन ऐसी अगर चली जाइए, देखो ये लाइन जो देख रहे हो आप, ये लाइन ए से भी जा रही है, बी से भी जा रही है। ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ये वाली जो लाइन है वो ए पॉइंट से भी पास हो रही है, बी पॉइंट से भी पास हो रही है। आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंटों से जा सकती है बोल रहा है। We can draw only one line which is passes through both the point A and B. दोनों पॉइंट ए और बी से जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो दोनों पॉइंटों से जाएगी। बाकी लाइनें एक ए से जाएगी तो बी से नहीं जाएगी, बी से जाएगी तो ए से नहीं जाएगी। ऐसा ही बोल रहा है। आप देखो, आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। केवल एक ऐसी लाइन ये है, ये वाली लाइन है जो मैंने कट लगा रखे हैं। ये वाली लाइन ऐसी लाइन है जो ए पॉइंट से भी पास हो रही है और बी पॉइंट से भी पास हो रही है। दो मतलब सिंगल लाइन है, अकेली ऐसी लाइन है जो दोनों पॉइंटों से पास हो जा रही है। बाकी सारी लाइनें ए से जा रही है तो बी से नहीं जा रही है, बी से जा रही है तो ए से नहीं जा रही है। समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो उसमें से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है बोल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। अ टर्मिनेटेड लाइन, पहले इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ये टर्मिनेटेड लाइन क्या है? टर्मिनेटेड लाइन आजकल इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। टर्मिनेटिंग लाइन क्या होती है आजकल, इसका नाम स्ट्रेट लाइन है। देखो ऐसी लाइन जो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ए बी। इसको यूक्लिड ने पहले टर्मिनेटेड लाइन बोला था। ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली। इसका मतलब इसको हम बोथ डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको यहां भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम यहां इस तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते थे। ये टर्मिनेटेड, अगर ये लाइन टर्मिनेटेड है, आजकल इसको लाइन सेगमेंट का नाम दिया जाता है, तो टर्मिनेटेड लाइन को हम बोथ द डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब कहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं? इनडिफाइनेटली, इनफाइनाइट नंबर पोजीशन तक। समझ में आ रहा है? इनडिफाइनेटली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। इस तरफ के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और इस तरफ के भी डायरेक्शन में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बोल रहा है टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब जिसको आजकल हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं।
यूक्लिड ने उस समय इसको टर्मिनेटेड लाइन नाम दिया था। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, उसको इनडिफाइनाइटली बोथ द डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है बेटा, अ सर्कल, पोस्टुलेट नंबर 3 है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जैसे ये पॉइंट को सेंटर ले लिया आपने, आपसे बोल रहा है एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट को सेंटर लेकर के किसी भी रेडियस का। अगर आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ करना है एक ही सर्कल बनेगा। समझ में आ रहा है? A circle can be drawn with any radius, with any center and any radius। कोई भी एक फिक्स सेंटर पॉइंट को सेंटर ले लो, जैसे आपने O पॉइंट को सेंटर ले लिया और आपने बोला कि इसका रेडियस 5 है। अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का है तो इस सेंटर पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई बोले सर मैं इसको सेंटर ले लेता हूं और एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो आपने इसका रेडियस बदल दिया हो तो अब आप इसका इस वाले पॉइंट को सेंटर लेकर के, माना O डैश आपने सेंटर लिया तो आपने एक सर्कल फिर ड्रॉ कर दिया किसी भी रेडियस का, किसी भी सेंटर से। फिर आप बोले इस वाले को सेंटर लेकर के मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस जो है आपका 10 सेंटीमीटर हो सकता है। सेंटर पॉइंट इसी को रखा और आपने रेडियस बदल दिया, 10 सेंटीमीटर कर दिया, तब भी आप कितने सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे? सिंगल सर्कल। समझ में आ रहा है? आप बोलो नहीं जी तो आपकी बात सेंटर यहां रखता हूं और सर्कल जो है 8 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ करता हूं तो हो जाएगा। आप एक ही बना पाओगे, बस एक ही सर्कल बनेगा जिसका सेंटर पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, एक्स पॉइंट माना सेंटर है और इसका रेडियस माना 8 सेंटीमीटर का होता। तो आप एक फिक्स पॉइंट, ऐसे मैंने नहीं बोला कि 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल एक ही बनेगा, सेंटर अलग अलग रख देंगे आप तो 8 सेंटीमीटर के इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। लेकिन एक ही पॉइंट को सेंटर लेकर के सेम रेडियस का अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? एक ही सर्कल बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? सेम पॉइंट को अगर सेंटर बना दें और रेडियस भी उसका फिक्स रख दें तो ऐसी कंडीशन में हम केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। देखो बेटा इसका अगला पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स बोल रहा है। राइट एंगल कैसा होता है बेटा? ऐसा बनता है राइट एंगल, माना इसको एक्स पॉइंट बोल दो, इसको वाई पॉइंट बोल दो, इसको जेड पॉइंट बोल दो। और राइट एंगल का मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जब कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको राइट एंगल बोला जाता है। एक और आपने ऐसा एंगल बना दिया, देखो ये राइट एंगल बना दिया, कुछ भी नेम लिख दिया, माना कोई बोले ABC लिख देते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई। और एक बना लो आप, कोई बोले सर हम तो अगला राइट एंगल ऐसा बनाते हैं, ये भी राइट एंगल है, कुछ भी नेम लिख दो, आपने बोल दिया PQR लिख देते हैं, इसको P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, इसको R लिख दिया, तो इस वाले पॉइंट पर ये राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये देखो क्या बोल रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऐसी कंडीशन देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, क्योंकि सबके सब क्या है बेटा? 90 डिग्री है। ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री, सबके सब कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सबके सब आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि उन सबकी मेजरमेंट 90 डिग्री की होती है। समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 4 है। देखते हैं बेटा पोस्टुलेट नंबर 5, लास्ट पोस्टुलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला पोस्टुलेट भी होगा। क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते पहले क्या बोल रहा है। if a straight line is falling on two straight lines, दो स्ट्रेट लाइनें हैं आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है। इन दो स्ट्रेट लाइंस में कोई लाइन आप इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, ये इसके ऊपर कोई लाइन आ रही है, इसको आजकल आप ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एक ऐसी लाइन जो टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट कर देती है उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका ये दो लाइन, माना कोई बोले इसको AB लाइन का नेम बोल दे और यहां कोई CD लाइन बोल दे और ये कोई लाइन E और F होती है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माना ये P पॉइंट बोल दे, इसको Q पॉइंट बोल दे। P और Q पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन इस लाइन को P पॉइंट पर, इस लाइन को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अब देखो, इफ
स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाइन फॉल कर रही है और उसमें इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एक बार एंगल इधर बन रहा है, इस एक बार एंगल यहां बन रहा है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये वाला भी इंटीरियर एंगल इस तरफ जो बन रहा है। अब मैं ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, ये वाला भी और ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल बना रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर, ये एक साइड के ले लें, या तो ये ले लें या तो ये ले लें। अगर ये दो लेते हैं और इन दोनों का सम अगर 180 से लेस आता है, अगर इसका सम 180 से लेस आता है तो इन लाइनों को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये इसी तरफ इंटरसेक्ट कर देंगी बोल रहा है, ठीक है। और अगर 100 देखते चेक कर, अगर 180 से ज्यादा आएगा तो प्रोड्यूस नहीं करेंगी लाइन, प्रोड्यूस करने पर लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देख तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें, लेट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। माना ये वाला एंगल आपके पास 120 डिग्री का होता और ये वाला एंगल 60 डिग्री की, वो लाइन पर जो एंगल बनता है उनका सम 180 आता है बेटा। ये वाला एंगल थोड़ी देर के लिए अगर आप 110 डिग्री देखते समझते हैं और इस वाले एंगल की मेजरमेंट फिर 70 डिग्री होनी चाहिए। अब हम चेक करके देखते हैं भाई, इस एंगल और इस एंगल को प्लस कर दें, अगर हम 60 डिग्री के एंगल को और 70 डिग्री के एंगल को प्लस कर दें 130 डिग्री आता है, जो कि लेस देन टू राइट एंगल बोल रहा है, टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90 हुआ इसका मतलब, और इसका मतलब सॉल्व करने पर ये 180 डिग्री होगा। अगर कभी भी 180 डिग्री से लेस आता है, जिस तरफ भी 180 से लेस आएगा, जिस तरफ भी 180 से लेस आएगा, अगर आप लाइंस को प्रोड्यूस कर देंगे तो लाइन को प्रोड्यूस करने पर वो दोनों लाइनें उसी तरफ इंटरसेक्ट कर देंगी। ये देखो, इसको अगर आप प्रोड्यूस करते हैं लाइन को और इसको भी आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइनें कहीं ना कहीं तो जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो उसी तरफ इंटरसेक्ट करेंगी जहां एंगल का सम लेस देन 180 आ रहा हो। दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 जिस तरफ भी आएगा उसी तरफ ये प्रोड्यूस करने पर इंटरसेक्ट करेंगे। देखो यहां प्रोड्यूस करोगे तो ये दूर जाने लगेंगी, अभी ये इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, अब यहां डिस्टेंस बढ़ने लगी है, यहां की डिस्टेंस ये दूर दूर जाने लगी, अभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है कहने का, क्योंकि यहां सम 180 से मोर आ रहा है। अगर 180 से मोर आएगा तो उस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसी तरफ इंटरसेक्ट करेंगी जहां इनका सम 180 से लेस आ रहा होगा। एक और चीज देखते हैं, अगर दो लाइनें, अभी तो लाइनें थी ऐसी जो कि पैरेलल नहीं थी, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो एक दूसरे के, मतलब ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये एल और एम लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल आकर के इंटरसेक्ट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल जिसको आप इस पे फॉल करने वाली ये लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, माना ये एन लाइन होती है। तो ये जो एंगल बनाते हैं, अब ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल है तो भाई एक चीज ध्यान रखना है, लाइन अगर पैरेलल है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप इस वाले एंगल को 70 डिग्री बोलते हो तो ये भी तो 70 आएगा, तभी तो पैरेलल होगा ये, और ये 110 आना चाहिए ऐसी कंडीशन में, तो ये भी 110 डिग्री का आएगा, 110 डिग्री। अब आप सॉल्व करोगे, जैसे इसको ऐड करोगे 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, सॉल्व करने पर ये 180 डिग्री आएगा, एग्जैक्ट राइट एंगल के बराबर आ जा रहा है। अगर टू इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल के इक्वल आ जाता है तो लाइनों को प्रोड्यूस भी कर दोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर इन लाइनों को आप इस तरफ को एक्सटेंड कर दोगे और इसको भी यहां एक्सटेंड कर दोगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनमें इनका जो सम आ रहा है वो एग्जैक्ट 180 आ रहा है। जब भी एग्जैक्ट 180 आ जाएगा या मोर देन 180 आ जाएगा तो उस तरह वो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और वैसे भी ये पैरेलल लाइनें हैं, ये तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि इनका जो यहां सम आता है वो भी 180 और यहां का सम भी 180 आ रहा है। जब भी सम 180 और 180 से ज्यादा आता है तो लाइनें एक दूसरे को उस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे इनका सम 180 आ रहा है, इस तरफ तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, ऐसे यहां भी 180 सम आ रहा है तो इस तरफ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइनें तो कभी भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? कब इंटरसेक्ट करेगी? जब इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 आएगा, लेस देन टू राइट एंगल आएगा। आप मेरी बात समझे ना? ये पोस्टुलेट यही कह रहा है भाई, ये दो लाइनों को पर एक ट्रांसवर्सल जब भी डालोगे लाइनें केवल उसी तरफ इंटरसेक्ट करेंगी जहां उसके इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल आएगा। बात क्लियर है बेटा? समझ आया आपको? ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा, इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, अगर आपको ठीक लग रहा है आप वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो बेटा, जिससे कि हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।
और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। थैंक यू बेटा।